हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं टारगेट विद KCH के साथ। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हमने आपको भारतीय युग के बारे में बताया। भारतीय युग समय 1850 से 1900 ईस्वी तक। प्रवर्तक भारतीय जी। भारतीय काल के बाद समय आया था द्विवेदी काल का। समय क्या था 1900 से 1920 ईस्वी तक। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट हमने कल बात की थी छायावाद काल का। समय क्या था 1920 से 1936 ईस्वी तक। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। आज हम बात कर रहे हैं छायावाद उत्तर काल की। छायावाद उत्तर काल का समय, सबसे पहले बात करते हैं समय की। तो ये कब से स्टार्ट हुआ होगा? जब हमारा छायावाद काल समाप्त हुआ। यानी कब समाप्त हुआ? 1936 ईस्वी से। 1936 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और कब तक चला? तो अब तक 1936 ईस्वी से अब तक। कब तक चला? 1936 ईस्वी से अब तक। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो छायावाद उत्तर काल था वो 3 भागों में डिवाइड हो गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला था हमारा प्रगतिवाद। सबसे पहला प्रगतिवाद। दूसरा था हमारा प्रयोगवाद। और तीसरा था जिसे कहा जाता है नई कविता। क्लियर? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। छायावादोत्तर का समय 1936 ईस्वी से अब तक 3 भागों में डिवाइड हो गया। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो हमें आज पढ़ना क्या है? प्रगतिवाद को। किसे पढ़ना है मित्रों? प्रगतिवाद को। प्रगतिवाद क्या है? हिंदी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? शब्दों का खेल। अगर हमने शब्दों का अर्थ निकालना सीख लिया तो हमें किसी चीज को रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रगतिवाद, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो प्रगति और वाद। अगर हम वाद की बात करें तो वाद का अर्थ तो वही है, यानी समय। प्रगति, प्रगति किसका सूचक है? प्रगति मतलब यानी लगातार विकास की ओर। जो छायावाद काल था, छायावाद काल में जो भी रचनाएं हो रही थी 2 तरह की हो रही थी। एक तो कुछ ऐसे लेखक थे जिन्होंने राष्ट्र पर रचनाएं लिखी थी, और दूसरे ऐसे थे जो कह तो कुछ रहे थे लेकिन उसका अर्थ कहीं दूसरी जगह पड़ रहा था। लेकिन जब हमारा प्रगतिवाद आया तो इसमें जो समाज था, समाज की प्रगति पर रचनाएं हुई थी कि कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए। इस कारण इस समय का नाम हो गया प्रगतिवाद। क्लियर? इसीलिए इस समय का नाम क्या हो गया? इस काल का नाम हो गया प्रगतिवाद। क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करेंगे समय की। यानी जो समय था वो क्या था? तो समय वही रहा था जो हमारा, जहां से हमारा छायावाद काल समाप्त हुआ, यानी 1936 से। 1936 ईस्वी से कब तक? 1942 ईस्वी तक। 1942 ईस्वी तक जो समय चला वो हमारा प्रगतिवाद काल कहलाया। क्या कहलाया? प्रगतिवाद काल कहलाया। हमने इतिहास में एक शब्द पढ़ा होगा, मार्क्सवाद। क्या पढ़ा? मार्क्सवाद। तो जो इतिहास में मार्क्सवाद था, क्या था? इतिहास में मार्क्सवाद, वही हिंदी में प्रगतिवाद। समझ में आ गया होगा। इतिहास में जो मार्क्सवाद था हिंदी में, उसे प्रगतिवाद के नाम से
जाना जाता है। अब प्रगतिवाद का नामांकन, अगर हम बात करें प्रगतिवाद का नाम, प्रगतिवाद का नाम प्रगतिवाद कैसे पड़ा? सन 1936 में, ध्यान से देखना, सन था 1935, सन 1935 में, स्थान था पेरिस। सन 1935 में पेरिस में E.M. फोर्स्टर, सन 1935 को पेरिस में E.M. फोर्स्टर ने एक संघ की स्थापना की थी जिसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्थापना की, यानी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? E.M. फोस्टर। कहाँ के निवासी थे? पेरिस के। पेरिस में कौन सी भाषा बोली जाती है? पेरिस में कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो सन 1935 को पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना की। प्रोग्रेसिव राइटर्स, अब देखो, अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव किसे कहते हैं? राइटर्स किसे कहते हैं? एसोसिएशन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, प्रगतिशील, राइटर्स लेखक, एसोसिएशन संघ, यानी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। क्लियर? तो सन 1935 को पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स की एसोसिएशन की स्थापना की। उसी की कॉपी हमारे भारत में की सन 1936 में। किसने की? सज्जाद जहीर। किसने की थी? सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के कुछ नाटक भी आते हैं जो मुल्कराज आनंद ने लिखे हुए हैं। तो मुल्कराज आनंद ने किसकी स्थापना की? प्रोग्रेसिव, अभी हमने बताया था प्रगतिशील, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ध्यान से सुनना है, सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, यानी एक ऐसा संघ बनाया जिसमें कुछ लेखकों को सम्मिलित किया। जो लेखक क्या कर रहे थे? समाज को प्रगति बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक हुई थी सन 1936 में ही, सन 1936 में। अब यहाँ पर सन 1936 में सज्जाद जहीर ने किया, कहाँ माना जाता है? भारत में। सन 1936 में, सन 1936 में लखनऊ में, सन 1936 को लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक हुई, यानी जो प्रगतिशील लेखक संघ था उसका एक सम्मेलन हुआ। क्लियर? प्रगतिशील लेखक संघ के एक सम्मेलन हुआ 1936 में लखनऊ में हुआ। क्लियर? 1936 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी, और इसीलिए वहीं से जन्म हुआ था प्रगतिवाद का। वहीं से जन्म हुआ था प्रगतिवाद का। इसीलिए प्रगतिवाद का जनक, इसीलिए प्रगतिवाद का जनक प्रेमचंद को माना जाता है। प्रगतिवाद का जनक प्रेमचंद को माना जाता है। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? अब बात करते हैं आगे की, यानी जो हमारा प्रगतिवाद था उसमें कौन कौन से प्रमुख लेखक थे? प्रमुख कवि व लेखक। सबसे पहले हम बात करते हैं नागार्जुन की।
नागार्जुन कौन है? साउथ का हीरो। मित्रों वो साउथ का हीरो नहीं, नागार्जुन। नागार्जुन का एक नाम था, यानी जो मुख्य नाम था इनका नागार्जुन, इनका उपनाम था। जैसे सभी का एक मुख्य नाम होता है, एक उपनाम होता है। उपनाम से घर वाले संबोधित करते हैं, जबकि जो हमारे अंक पत्र होते हैं या जो हमारे कॉलेज का नाम होता है वो हमारा कैसा होता है? वो हमारा मूल नाम होता है। तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। कैसा नाम था? मूल नाम। लेकिन जो ये कविताएं करते थे, जो भी रचनाएं करते थे, उन रचनाओं में इनका नाम क्या होता था? नागार्जुन। उन रचनाओं में इनका नाम क्या होता था? नागार्जुन। नागार्जुन की मुख्य रचनाएं हैं बादल को गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने लिखी। पहली रचना थी बादल को गिरते देखा है। दूसरा आपने सुना होगा, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। तो इनकी एक रचना थी चना जोर गरम। रचना थी चना जोर गरम। तीसरी इनकी रचना है, जो मुख्य रचना है वही बता रहे हैं, सतरंगे। सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली। नेक्स्ट है हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली। भस्मांकुर। तो नागार्जुन की मुख्य रचना है बादल को गिरते देखा है। क्या रचना है? बादल को गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है, चना जोर गरम, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर। ये कुछ प्रमुख रचना है नागार्जुन की। ये कुछ प्रमुख रचना है नागार्जुन की। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे। दूसरे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। दूसरे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है केन का कवि। इन्हें कहा जाता है केन का कवि। कारण है, केदारनाथ अग्रवाल जहां के निवासी हैं, वहां पर एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है केन। क्या नाम है? केन नदी। जो हमारे केदारनाथ अग्रवाल थे, उनको कविता कहने की प्रेरणा केन नदी से ही मिलती थी। जब इन्हें समय मिलता था तो ये केन नदी के किनारे बैठ जाया करते थे और घंटों बैठे रहते थे। और उसी नदी से ही इन्हें कहानी कहने की या कविता कहने की प्रेरणा मिलती थी। इसीलिए इनको नाम दे दिया गया केन का कवि। आपको याद करने की एक जुगाड़ बता देते हैं। के यानी केदार का हमने के ले लिया, नाथ से हमने ना ले लिया, हो गया केन। यानी केन का कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल। इनकी प्रमुख रचना है नींद के बादल। नींद के बादल। नेक्स्ट इनकी रचना है फूल नहीं। फूल नहीं
रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। युग गंगा, या जिसे कहा था युग की गंगा। मित्रों, जो हमने पीछे भी आपको बात की थी भस्मांकुर, भस्मांकुर के साथ साथ इनकी एक रचना और है युग धारा। युग धारा, युग धारा किनकी रचना है? नागार्जुन की है। जबकि युग की गंगा किसकी रचना है? किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। तो प्रमुख रचना इनके बादल, फूल नहीं रंग बोलते, युग की गंगा। इसके अलावा तीसरे राइटर है हमारे रांगे। रांगे राघव। तीसरे कवि हमारे रांगे राघव। रांगे राघव का पूरा नाम है त्रयंबका वीर राघवाचार्य। क्या नाम है इनका? त्रयंबका वीर राघवाचार्य। इसलिए इन्होंने अपना नाम छोटा कर लिया और इनको क्या कहा जाने लगा? रांगे राघव के नाम से जाना गया। इनकी रचना कौन सी है? पिघलते पत्थर। हम आपको वही रचना बताते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारण है एक राइटर, कोई भी राइटर रहा हो, हम एक राइटर किसी एक राइटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी राइटर रहा हो, उसने कई कविताएं लिखी, कई कृतियां लिखी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक एक दो दो वही काव्य कृतियां बताते हैं, वही रचनाएं बताते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो त्रयंबका वीर राघवाचार्य ने लिखा पिघलते पत्थर, पांचाली, राह के दीपक। राह के दीपक क्लियर। रांगे राघव के प्रमुख है पिघलते पत्थर, पांचाली और राह के दीपक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन ने मुख्य रूप से इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात। नेक्स्ट ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन, ये दो प्रमुख रचनाएं त्रिलोचन जी की। मिट्टी की बारात पूछी जा चुकी है, मिट्टी की बारात, ताप के ताए दिन और इसके साथ साथ सात फूल, ये किसकी प्रमुख रचना है? त्रिलोचन जी की। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेमचंद्र जी की। प्रेमचंद्र, जैसे कि आपने सुना होगा प्रेमचंद्र को क्या कहा जाता है? कथाकार, कथा सम्राट। प्रेमचंद्र को क्या माना जाता है? कथा सम्राट, यानी कहानी सम्राट। कारण क्या है? इन्होंने इतनी अधिक कहानियां लिखी हैं कि इनको कहा जाने लगा कथा सम्राट। कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, ईदगाह। पंच परमेश्वर आपने कहानी सुनी होगी जिसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की थी। पंच परमेश्वर, ईदगाह, पंच परमेश्वर, ईदगाह। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या लिखे? इन्होंने कई पूस की रात, पूस की रात। इसके अलावा इन्होंने बहुत से उपन्यास भी लिखे,
और उपन्यास, कभी कभी जैसे जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है उपन्यास सम्राट। कारण क्या है कि इन्होंने उपन्यास बहुत ज्यादा लिखे, और जो उपन्यास लिखे वो ऐतिहासिक लिखे। कैसे लिखे? ऐतिहासिक लिखे थे। जबकि जो प्रेमचंद जी थे इन्होंने वास्तविक कहानियां लिखी थी, यानी वास्तविकता से रिलेटेड थी। पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, जिसमें हमने अभी आपको बोला पंच परमेश्वर में दो मित्रों की कहानी है, ईदगाह में एक लड़के की कहानी है जिसमें चिमटा वाली कहानी, पूस की रात हल्कू जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था, उसका एक कुत्ता था झबरा, उसके बारे में। इसके अलावा बड़े घर की बेटी, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, बड़े घर की बेटी। इसके अलावा कुछ और भी है जैसे करबला, इसके अलावा इनकी और रचनाएं गवन, गोदान, सेवा सदन, उपन्यास है इनके सेवा सदन, प्रेमा, रंगभूमि, कर्मभूमि, इसके अलावा मंगलसूत्र, इनका कैसा था? अपूर्ण। ये लिख रहे थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रेमचंद की रचना पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, इसके अलावा बूढ़ी काकी इनकी एक रचना और है, यहीं पे आप लिख लीजिए, बूढ़ी काकी। इसके अलावा करबला, गवन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमा, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, बूढ़ी काकी। मंगलसूत्र इनकी रचना अधूरी थी, जिसे कि बाद में जब प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है तो प्रेमचंद के पुत्र के द्वारा इसे पूरा कराया जाता है और इसके बाद प्रकाशित की जाती है। जबकि ये दूसरा पॉइंट है, जबकि जयशंकर प्रसाद का भी एक उपन्यास अधूरा है, एक रचना अधूरी है। उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम क्या है? इरावती। नाम क्या है? इरावती। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। याद रखना किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कैसा है? ये भी है अपूर्ण। इरावती भी अपूर्ण था, मंगलसूत्र भी अपूर्ण था, लेकिन मंगलसूत्र को उनके पुत्र ने पूरा किया, इसके बाद प्रकाशित कराया गया। जबकि जयशंकर की जो रचना इरावती थी वो अब अधूरी ही प्रकाशित करवाएगी। तो ये था हमारा प्रगतिवाद। आज हमने प्रगतिवाद के बारे में जाना। इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने आपके सारे कवर कराए। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा, यानी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा प्रयोगवाद। तो हम कल बात करेंगे प्रयोगवाद की। इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग समाप्त की ओर है, क्योंकि दो ही चीजें आपकी बची हैं, एक तो प्रयोगवाद, दूसरा नई कविता। इसके बाद जैसा कि हमने आपको लगातार बता रहे हैं वही प्रोसेस चलेगा कि लास्ट में आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, लेकिन जो एक्सरसाइज कराई जाएगी वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कराई जाएगी। और इसके लिए हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 81 82 87 32 43। तो भाइयों, इस समय कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन है। हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम घर पे रहकर और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास समय बहुत है। हम ये नहीं सोचें जब हमारे नोटिफिकेशन आएगा या जब भर्ती निकलेंगी तब हम कोशिश करेंगे, तब पढ़ेंगे। नहीं, हमें अभी से जी जान से जुट जाना है और आने वाली परीक्षाओं में सफलता हासिल करनी है। जय हिंद दोस्तों।